कि आप बर्नहॉल कॉलेज में भी पढ़ते रहे हैं, आपको आर्मी में जाने का शौक नहीं पैदा हुआ? शौक भी था और सारा कुछ हुआ भी। आज भी जब तराना लगता है तो हम वही बन जाते हैं जो हम 20 साल पहले थे। सियासत सिर्फ जलसों और नारों का नाम है? यार सियासत अगर ईमानदारी से की जाए तो इबादत है। हमारे कुछ मीम्स भी बने हुए हैं कि भुट्टो आज भी जिंदा है। भुट्टो जिंदा नहीं है, भुट्टो का नजरिया जिंदा है। क्या ऐसे कोई मंसूबे किए गए जो अभी तक PMLN नहीं कर सकी? हेल्थ कार्ड का सिस्टम वो कंपैटिबल था पूरी दुनिया में, मगर उसको ख़त्म कर दिया गया। आपने तालीम को और ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा फंड मिलने पर असम्बली के फ्लोर पे तनकीद की। हमेशा कौमें तरक्की करती हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज से। ये जो यूथ है, ये जो बच्चे हैं, यही कल को पाकिस्तान का फ्यूचर बनेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। जी, मैं बहुत सारी चीज़ों पे बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द हाउस मैं वाकई उनको प्रेज करता हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब अली और आज एक नई एपिसोड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, PP 65 गुजरांवाला से जनाब मोहतरम हसन अली बुटर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपको बहाली पे हम वेलकम करते हैं पंजाब असम्बली में भी। बहुत शुक्रिया। सर आपने बचपन के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बचपन के बारे में, बचपन ये मेरा ना बोर्डिंग स्कूल था। मेरी स्कूलिंग आर्मी बर्न हॉल से है, हैदराबाद से। तो बचपन में तो इतना कुछ हमने सीखा है। और हमारा तो बचपन कभी हमें बचपन लगा ही नहीं है। वो बोर्डिंग लाइफ थी, उधर जाके सरवाइव करना और फिर मतलब स्टडीज़ को भी साथ साथ लेके करना, घर वालों की दूरी। तो हर लम्हा कुछ ना कुछ हम सीखते थे। तो बर्न हॉल की बड़ी शानदार यादें हैं हमारे साथ। और हमारे दोस्त बड़े शानदार होते थे। उधर से हमने बहुत कुछ सीखा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत सीखी। तो बचपन माशाल्लाह बहुत अच्छा था। आप तब भी संजीदा मिजाज थे या फिर शरारती थे? नहीं, उस टाइम तो हमारा एक ग्रुप होता था और शुगल मेले की इंतहा थी। बर्न हॉल की तारीख में हमने जो काम किए हुए हैं वो शायद, बर्न हॉल बड़ा पुराना इंस्टीट्यूट है। मैं आपके तौर से बताना चाहूँगा कि 1935 में बना था वो, और स्टिल वो हैदराबाद में चल रहा है। तो कुछ मशहूर वाक़यात हैं। एक हमारे हमारे एक दोस्त ने एग्ज़ाम सेल से पेपर चोरी किए, तो पेपर चोरी करके उसने सारों को बाँट दिए। तो सारे बड़े खुश थे कि यार सुबह तो सारा आ जाएगा। उधर भी पता चल गया, उन्होंने पेपर ही बदल दिया अगले दिन। तो सारे फिर उसको कोसते रहे। फिर एक दफ़ा हमने न्यू ईयर ईव पे हमने उधर क्रैकिंग की थी। मतलब बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है बर्न हॉल के अंदर। मतलब एजू होता है, CI होता है, ब्रिगेडियर उसका प्रिंसिपल होता है, सर्विंग होते हैं। तो हमने क्रैकिंग कर दी मतलब न्यू ईयर ईव पे, और वो पूरा हॉस्टल, इवन जो सीनियर्स थे वो भी हैरान रह गए कि हमारे साथ बन क्या गया है। तो बर्न हॉल में तो इतने वाक़यात है कि अगर हम साहब मैं बताने लगूँ तो शायद ये 2 घंटे गुजर जाएँ। इसका मतलब है कि पंजाबी में अगर हम कहें तो आपने खुल के याशी की है। नहीं, याशी बर्न हॉल च करन दे देंदे, असा करन दी कोशिश कीती है। ठीक। ਉਹ ਜਿੰਜ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਸ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਸ਼ੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਯੂਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਖਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸ਼ੇਕ ਪੀ आओ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। जैसे आपने बर्नहॉल कॉलेज का जिक्र किया, तो इसके अलावा आपने तालीम कहाँ कहाँ से? उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आ गया था, DC यूनिवर्सिटी में। और मैं फ़िलासफ़ी मेरा मेजर सब्जेक्ट था। और मैंने उसके बाद मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन भी की, एक प्राइवेट मास्टर्स भी किया और साथ लॉ भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज से भी मेरी डिस्टिंक्शन है। मैं प्रेसिडेंट था ब्रेड फ़िलासफ़िकल सोसाइटी का। और मुझे ये डिस्टिंक्शन और एज़ाज़ हासिल है कि जिस कुर्सी पे 1904 से 6 तक इल्हाम इकबाल बैठते थे, अल्लाह ने मुझे भी उस पे बैठने का मौका दिया है। माशाल्लाह। आपने पहले जिक्र किया कि आप बर्नहॉल कॉलेज में भी पढ़ते रहे हैं, तो वो तो आर्मी का कॉलेज है, तो आपको आर्मी में जाने का शौक नहीं पैदा हुआ? शौक भी था और सारा कुछ हुआ भी। फिर कुछ हालात ऐसे बने कि फिर हम वापस आ गए। मेरे ज़्यादातर दोस्त अभी भी मतलब आर्मी के अंदर हैं। और एक पैट्रियोटिज़्म जो होती है ना, वो ब्लड लाइन के अंदर है। आज भी जब तराना लगता है तो हम वही बन जाते हैं जो हम 20 साल पहले थे। तो वो ये भी एक स्टोरी है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? आप वहाँ से छोड़ के तो आप सियासत में आ गए। सियासत में तो बड़ा बाद में आए जी। मतलब आपने गवर्नमेंट तभी कॉलेज के कभी बाद, नहीं पर। मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ रुझान था।
तो मैंने 2014 की अटैम्प्ट भी दी, अनफॉर्चुनेटली मेरी प्रेस ही ड्रॉप होगी। और मैं आज देखें इस लेजिस्लेटिव असेंबली का मैं हिस्सा भी हूँ, मगर मैं ये चीज़ समझने से कासिर हूँ कि सीएसएस का रिज़ल्ट आपका 1.67 1.73% आता है। इसी तरह उसमें जो लोग इंग्लिश ऐसे में जिसमें सेंटेंस कनेक्शन होता है, कॉनोटेशन होती है, पंक्चुएशन, एवरीथिंग, वो एक तरफ आप ऐसे में लोगों को पास कर रहे होते हो और प्रेसी में फ़ेल कर रहे होते हो और प्रेसी में पास करके ऐसे में फ़ेल कर रहे होते हो। तो हम मैं आज तक मैं ये नहीं कि मैं फ़ेल हो गया था तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। मैं हज़ारों लाखों लोगों की बात कर रहा हूँ कि मुझे उस सिस्टम की आज तक नहीं समझ आई कि 2 चीज़ों में तफ़रीक, अगर एक को इंग्लिश आती है तो उसको ऐसे पास किया आपने। उसमें आपने स्ट्रक्चर देखना है, कनेक्शन देखना है, पंक्चुएशन, वर्बोसिटी, हर चीज़ उसमें आ जाती है। एनालिटिकल अप्रोच है। तो व्हाई दैट पर्सन इज़ नॉट क्वालिफाइंग फॉर द प्रेसी? तो मेरी प्रेसी ड्रॉप थी वैसे। सर आप क्या समझते हैं कि इस निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जिस चीज़ का आपने ज़िक्र किया है। सीएसएस के यार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मतलब अब क्राइटेरिया डिफरेंट होना चाहिए। मेरा तो इख्तिलाफ़ ये भी है कि वो कहते हैं ट्रेटर्स ऑफ ऑल मास्टर्स ऑफ नन। एक बंदा जो सीएसएस कर जाता है, उसको आप रेवेन्यू का भी चेयरमैन बना देते हो, उसको हेल्थ का भी सेक्रेटरी बना देते हो। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि एक बंदा 36 जगहों पे मास्टर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो आप उनकी मतलब अब सीएसएस की जो ट्रेनिंग है, जो सीएसए होती है, सिविल सर्विसेज एकेडमी, उसमें 6 माह ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वो पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले पैस कैंपस चले जाते हैं, पीएसपी वाले इस्लामाबाद चले जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि कहाँ पे इनको बताया जाता है कि भाई ये जो है ना, ये मेडिकल क्या है, ये तुमने मेडिकल को देख के इस तरह हेड करना है। हुँ, मतलब अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना कई लोगों में इनबिल्ट क्वालिटीज होती हैं, बिल्कुल। मगर मैं वाकई ये समझने से कासिर हूँ कि एक बंदा हर चीज़ का मास्टर कैसे हो हर सकता चीज़ है। का मा तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को हर महकमे का हेड लगाया हुआ है। बल्कि नेशनल में भी हमारे कुछ दोस्त हैं, हुँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ में भी रिफ़ॉर्म्स होने चाहिए। और जो पर्टिकुलरली आपने बात की है कि इस सिस्टम में बेहतरी कैसे ला सकते हैं, बिल आप एनालिटिकल अप्रोच के ऊपर, अब दुनिया ऑब्जेक्टिव पे सारी चली गई हुई है। मतलब अगर एनालिटिकल अप्रोच के ऊपर और मार्जिनलाइज़ आप करें ना, अब आपके यस, पास बड़ी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब इंटरव्यूज़ में आप ड्रॉप करते हो और बड़े अच्छे लोग, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा गिला इस चीज़ का है कि पंजाब का जो कोटा है ना, मैं पंजाब को कोटा कहूँगा, मैं दूसरे सूबों को नहीं कहूँगा कोटा दिया हुआ है। हुँ, पंजाब के पास कोटा है। ठीक है, हमारा तकरीबन 33 से 37% के अंदर हम 13 करोड़ खेलते हैं और एक बंदा अगर सिंध का है, भाई हैं वो भी हमारे, बिल्कुल, मगर मैं अपने पंजाब की हमेशा बात करता हूँ, मैं करूँगा कि अगर उसका मेरिट नंबर 324 है, वो पीएसपी में बैठा हुआ है और मेरे पंजाब का लड़का अगर उसका 146 है, तो उसकी एलोकेशन नहीं होती। तो ये बड़ा ज़्यादा तज़ाद है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, चीज़ों को रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि सियासत सिर्फ़ जलसों और नारों का नाम है या फिर आपके नज़दीक इसका क्या मतलब है? यार सियासत अगर ईमानदारी से की जाए तो इबादत है। अब ईमानदारी की डेफ़िनेशन क्या है? ये वेरिएबल है हर बंदे के लिए। मतलब ईमानदारी ये है कि अगर मैं मेंबर हूँ असेंबली का, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, यस सर, तो मेरी जो तनख़्वाह मैं लेता हूँ ना, मुझे ये को मैंने हलाल करके लिया है। मैं अपने हलके की रिप्रेज़ेंटेशन इधर प्रॉपर तरीके से करूँ। मेरा शहर 5वाँ बड़ा शहर है गुजरांवाला हुँ, और हमेशा से लैग करता था रिप्रेज़ेंटेशन की मद में। एक बंदा, मैं नाम भी नहीं लूँगा, वो ही सिर्फ़ हमेशा मीडिया पे हमें नज़र आया और मगर उसने सिर्फ़ अपनी जमात को डिफेंड किया जमात को डिफाइन और शहर को इतना पसे-पुश डाल दिया कि हमारे गुजरांवाला जैसे शहर में आज तक कोई मेट्रो बस सर्विस या कोई भी को वो जो ट्रांसपोर्ट वाला मैकेनिज़्म है वो है ही नहीं। टोटल मेरे शहर में सिर्फ़ 4 अंडरपासेस हैं, यूनिवर्सिटी नहीं है। हॉस्पिटल का जो हाल है अगर आप लोग देखें तो आप परेशान हो जाएँ। मतलब हम आज 2025 में भी ऐसे लग रहा है कि 1990 में रह रहे हैं। तो ये एक फुकदान था जो रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। हम लोगों को बता रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री गुजरात सियालकोट से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, पैट्रोनाइज़ नहीं है। चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता जाएँगी। सर आप ये बताएँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक नज़रियाती है या फिर सियासी मफ़ाद तक? सियासी मुफ़ाद, अब जो लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर हैं, अगर हम सियासी मफ़ाद के ताल्लुक को देखें तो लोग इस तरह से कुर्बानियाँ ना दें। नज़रिया, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि नज़रिया कभी मरता नहीं है। वो आपके सामने किसी न किसी शक्ल में आता रहता है।
मतलब हमारे कुछ मीम्स भी बने हुए हैं कि भुट्टो आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है, मतलब वो भुट्टो जिंदा नहीं है, भुट्टो का नजरिया जिंदा है, नजरिया। वो लेके चलते हैं, लेगेसी होती है। तो मेरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद चूज़ किया है। मेरे पास जब मैंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी, मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं किसी और जमात में भी जा सकता था, पर मेरे लोगों ने, मैं कोई भी फैसला करता हूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स है। हम ये नहीं है कि मतलब सिर्फ वो पार्टी का टैग लेके जाना, और हमने लोगों के साथ रहना है, जीना मरना उठना बैठना हमारा उनके साथ है। तो हमारे सारे डिसीजंस के अंदर मेरे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि खान के साथ रहना है, और फिर जब हैं अब खान के टिकट पे जीत के आए हुए हैं, मतलब ये खान का वोट है, और फिर नज़रिया ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर कल को कोई पार्टी का फैसला आपके ज़मीर के खिलाफ जाए, तो आप ज़मीर की बात सुनेंगे या पार्टी के फैसले की? अब वेरिएबल है ये अगेन, एक दो चीज़ें ऐसी हुई हैं। एक इलेक्शन था, उसमें वोट करना था, तो जो पार्टी ने बंदा नॉमिनेट किया हुआ था, मुझे मतलब उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है या पाकिस्तान के हवाले से मैं पर्सनली जानता था। तो मेरा दिल नहीं था उसको वोट करने का, मगर मैं पार्टी के फैसले का पाबंद हूँ। जो पार्टी ने कर दिया, फिर पार्टी गलत करेगी सही करेगी, हमें उसका पाबंद रहना पड़ता है। हाँ, आपको मैं ये लास्ट में बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जहाँ पे हर वर्कर लीडर के ऊपर क्रिटिसिज्म भी कर सकता है और अपनी बात करने का भी हक रहता है। कोई पाकिस्तान में कोई और ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसमें एक वर्कर, इवन एमपीज एमएनएस को हम देखते हैं बिगी बिल्ली बन के वो बैठे होते हैं, इसी तरह बट वी कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ आवर लीडर। जितने भी हमारी, मतलब मैं इमरान खान के अलावा दूसरे लीडर्स की भी बात करूं, कि हम बात कर सकते हैं, हमें हक होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये लगता है कि आपकी जो लीडरशिप है, उससे कुछ गलतियां हो चुकी हैं पहले। यार इंसान खता का पुतला है, मैं ये नहीं कहूँगा, और जो गलती है अगर आप स्पेसिफाइड करें किसी नाम के साथ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब गाहे बगाहे जो चीज़ें होती हैं, वो आपको टाइम के साथ उन चीज़ों की नज़ाकत का या अफादियत का फैसला आप बाद में करते हो। इसी तो जो गलती होती है ना, वो हर किसी के लिए वेरिएबल है कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। मतलब बाज़ ऐसे अनपॉपुलर डिसीजंस होते हैं जो आपको आगे आके बहुत फ़ायदा देते हैं। मैं आपको सीधी-सी बात आप बताता हूँ, पॉपुलैरिटी जब खान साहब की हुकूमत थी ना, तो पॉपुलैरिटी नीचे थी। फिगर्स, फैक्ट्स बहुत अच्छे थे। हाँ जी। मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही थी और टारगेट्स के ऊपर काम किया जा रहा था। मगर जो पॉपुलर अप्रोच थी ना, वो खान के साथ नहीं थी। मगर ये इतना अब्रप्ट डिसीजन जो regime tweak और regime चेंज वाला आया, इसने खान को यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया। अब लोग वहाँ ही खड़े हैं। तो अगर हम किसी ऐसे डिसीजन की बात करें जो पास्ट में हुआ है, उसका इम्पैक्ट हमें बाद में नज़र आता है। तो ये तो अगेन मैं वही कहा, वेरिएबल है, गलती होना ना होना। अच्छा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीएमएलएन के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, उनके जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर क्या ऐसे कोई मंसूबे किए गए जो अभी तक पीएमएलएन नहीं कर सकी? बिल्कुल लैंडमार्क्स मंसूबे थे। मैं डेफ़िनेटली उन पे रोशनी डालना चाहूँगा। बिल्कुल। देखिए, हेल्थ कार्ड का सिस्टम वो कंपैटिबल था पूरी दुनिया में। हर बंदे को फैसिलिटी हासिल थी कि वो एक ख़ास अमाउंट के अंदर अपना इलाज करवा सकता था, मगर उसको ख़त्म कर दिया गया। पनाहगाहों का मंसूबा, बार-बार रियासत मदीना पे तनकीद होती है, ये कि क्या रियासत मदीना, क्या ये और वो। मतलब रियासत मदीना में जो हमारे लीडर होते थे, उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती थी कि अगर किसी दरिया के किनारे कुत्ता भी भूखा मरता, तो वो कहते थे कि नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन कहते थे, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। जी। तो भूख पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। आप पर कैपिटा इनकम देखें, कुछ भी देखें, भूख आपको हर जगह रिफ्लेक्ट करेगी। आप एक भूखे शख्स को रोटी दे रहे हो और उसको रहने के लिए जगह दे रहे हो और अच्छी जगह दे रहे हो। उस जैसा मंसूबा भी कोई भी नहीं था। मतलब हमारे पास तो बेशतर ऐसी चीज़ें, और मैं सबसे बड़ी बात जो आप मंसूबों के अलावा हमें ना जो इस्लामोफोबिया है, उसने बहुत नुकसान पहुँचाया है। और वेस्ट के अंदर हर बंदा वो फ्रीडम ऑफ राइट या फ्रीडम ऑफ स्पीक के तहत हमारे नबी पाक के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स या कुछ इस तरह, हमेशा से हमारा आमर चीमा है।
उन्होंने एक जर्मन इन्फिडल था, उसको पे कत्ल कर दिया इसी तरह तो वो शहीद हो गए, उनका मज़ार भी है। मतलब हमें ये चीज़ हर जगह फेस करनी पड़ी, मगर उसको हम कंट्रोल नहीं कर सके। खान ने आके पहली दफ़ा इंटरनेशनली अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम के ऊपर ख़त्म नबूवत का मुकदमा भी लड़ा और बताया कि भाई ये हमारी रेड लाइन है, यहाँ पे हमें तकलीफ़ है, हम बोलेंगे, हम रेज़िस्ट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। इम्पैक्ट ये पड़ा, एक वेस्टर्न कंट्री के अंदर अब कानून साज़ी हो गई है कि उन्होंने अपना जो पीपीसी है उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया है कि ये अगर कोई इस तरह का क्राइम, ये उसको क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया, तो उस पे ये सेक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वो जो इज़्ज़त थी, उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। आप गल्फ़ की बात कर लें, आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बात कर लें, आप यूरोप की बात कर लें। पाकिस्तानियों का जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उस टाइम पे था, वो शायद पहले भी कभी ना हो और आगे भी कभी ना हो। तो बड़ा कुछ और भी है जो खान साहब ने इनिशिएट किया है, जिसकी अब नकल भी की जा रही है। और मुझे ये भी यहाँ पे बताने दें कि बिस्प था एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारे दौरे हुकूमत में, हालाँकि मैं उस दौरे हुकूमत का पार्ट नहीं था। नहीं हम थे। असेंबली में ये सारा कुछ सुनते हैं, तुम लोग ये करते थे, वो क भई हम नहीं करते थे। हमारी नज़ाकत आपको नज़र आएगी, अगर कल को हम दूसरी तरफ भी आएँगे तो हम इतने ज़ालिम नहीं होंगे जितने आप लोग हो चुके हैं, जितने आप कोल्ड ब्लडेड हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि असेंबली के अंदर जुल्म हो रहा है अभी? बिल्कुल, ज़ुल्म की इंतहा हो रही है। हाँ, वो एक हम छोटे होते सुनते थे कि बोल किलब आज़ाद हैं अब। अब आज़ादी वाला कंसेप्ट नहीं है, अब तो डेटरेंस है और डेटरेंस किसी भी तरीके से हो सकती है। आपकी कोई बात इस तरह ना माने, आप कैन-खान अब देखिए ना गवर्नमेंट के पास या मैं स्पीकर स्पीकर हमेशा बड़े कायम रहे हैं, हमेशा उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया और हमने बड़ा कुछ सीखा है उनसे। मगर कई जगहों पे आके वो भी परेशान हो जाते हैं कि यार अब इसी तरह मैं क्या करूँ? तो फिर वहाँ पे वो भी रिएक्ट करते हैं। मैं बिस्क की बात कर रहा था कि हुँ। हमारे दौरे हुकूमत में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में बिस्प ख़त्म नहीं हुआ। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम की शक्ल में शुरू रहा। मतलब यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, अगर कोई अच्छा मंसूबा अवामी फ़लाह है 1122 आज तक हाँ जी, चल रहा है परवेज़ परवेज़ इलाही साहब साहब वाला। का। उसका तसलसल रहना चाहिए। उसको रिफ़ाइन करें, रिफ़ॉर्म्स लेके आएँ उसके अंदर। ये ना करें कि आपको अच्छा नहीं लगता और ख़त्म कर दें। और अगर खान साहब पे तनकीद होती थी कि ये जी इमरान खान, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, तो भई अब आप लोग क्यों बना रहे हो? कोई और ट्रेंड चेंज करो, जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, उनके नाम के हॉस्पिटल बनाओ। हुँ। व्हाई always the depiction of the same picture even on the hospital, on the roads, even on the कूड़ादान। मतलब मैं हैरान होता हूँ लोगों की साइकी से, अपने लीडर्स की तस्वीरें कूड़ादान पे लगा देते हैं। तो ये दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और इसको थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, आप ये बताएँ कि आपने अभी सुथरा पंजाब के बारे में कहा कि यहाँ पे करप्शन हो रही है। तो इसके हवाले से ये बताएँ, क्या आप फ्यूचर के अंदर इस चीज़ को पीएसी में लाने का सोच रहे हैं? डेफ़िनेटली खुद ही आ जाएगी जब ऑडिट होगा। ऑडिट अब कई चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होती हैं और कई चीज़ों की तरफ मतलब हम 3 अरब की बात कर रहे हैं, इधर तो 300 अरब या पता नहीं कितनी-कितनी, हमें तो अभी पता ही नहीं है ना, सामने चीज़ें आती हैं जब हो चुकी होती हैं। यस सर। तो जब सामने आएँगी तो पीएसी में भी आएगा और जितना मुहासबा और एहतसाब हम कर सकें। मगर हमारा ये जो भी स्टेप होगा, ये क्रिटिसिज़्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज़्म नहीं होगा, बेहतरी के लिए हम करेंगे। हम हमेशा फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये कहते हैं कि हम आपको सप्लीमेंट करते हैं। मतलब गंदम के मामले के ऊपर इन्होंने सॉल्यूशंस माँगे, हमने सॉल्यूशंस दिए। मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा ये बड़े एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए। मगर सबके हाथ ऐसे बंधे होते हैं कि बाद में कुछ भी नहीं होता। कई दफ़ा वाटर स्कार्सिटी के ऊपर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर, स्मोक के ऊपर हमारी सजेशंस काबिले सताइश थीं। वो बोलते भी, इकरार भी करते हैं, मगर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते कि यार ये उनके खाते पड़ जाएगा। मतलब ये खाता-शाता बंद होना चाहिए। पंजाब, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम लोग जो कर सकें हमें वो करना चाहिए। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ? ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੈੱਕ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਬਕੌਂਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਗਰਸ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਯੂਥ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿੰਜਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਵਲ ਖੇਸ਼ਾ अपने ਬਾਦ हल ਦਰਵੇਸ਼ਾ, ਅਵਲ ਖੇਸ਼ਾ ਬਾਦ ਦਰਵੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਹਲਕਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ गुजरांवाला ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? हाँ जी ਤੇ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਏਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ हाँ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਡਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, हाँ जी ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ पहलवान ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। बिल्कुल ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਡਏ ਵਾਂ, ਮਗਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਉਂਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਖੇਲ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦੇ ਐਸਓਪੀਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਬੇਰਾਰਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। बहुत हो चुकी है ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੋਇੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸਿਵ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,98,000 ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਿਕਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਦਾਰਕ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਹਾਲੀ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੋ, ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। अच्छा सर आप ये बताएं कि जैसा कि आपने बजट का जिक्र किया तो आपने तलीम को और ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा फंड मिलने पर आपने असम्बली के फ्लोर पे तनकीद की, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तालीम पे ना मिलने पे मैंने कट मोशन दिया था कि जितने ये सरकारी दफातर हैं उनकी ताज़ीन व आराइश के लिए एक हमारी मीटिंग हो रही थी। तो एक बड़े सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने इस चीज़ का तज़किरा किया था कि फ़लाँ डिप्टी कमिश्नर का ऑफ़िस है, उधर हम जाते हैं तो हमें डर लगता है, वो शीशे का फ्लोर होता है कि कहीं शीशे का फ्लोर हमारे जूतों से गंदा ना हो जाए। मतलब ऑलरेडी इस तरह के मतलब बड़े वो स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने बनाए हुए हैं। तो मेरा मकसद ये था कि पहले वो तालीमी अदारे जहाँ पे वॉशरूम्स तक अवेलेबल नहीं है, स्टाफ अवेलेबल नहीं है, अब उनकी तरफ तवज्जो दें, इनका फ़ंड ये काटें। मतलब कट करके ये तालीम को फ़ंड दिया जाए, उन बच्चों का हक है। मतलब जो अभी मेरे पास ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको बताने के लिए पर्टेनिंग टू एजुकेशन। मतलब 21 गाँव हों एक यूनियन काउंसिल के अंदर, उन 21 गाँव में एक बच्चा आपको डॉक्टर ना मिले 2025 में, ये एस्टॉनिशिंग चीज़ है। मतलब वहाँ पे लोगों को बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है ये हो कि 7वीं कराओ, बच्चे को इल्लीगल इमिग्रेंट बना के बाहर भेजो, बच्चे के साथ जो मर्ज़ी होता रहे। इसी तरह मतलब गुजरांवाला डिवीज़न सबसे ज़्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट्स का मसला फेस कर रही है। हमें उन लोगों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हमें लिंग्विस्टिक सेंटर्स खोलने चाहिए जो कंपैटिबल लैंग्वेजेस हैं, डच है, फ्रेंच है, जर्मन है, बच्चे उनका कोर्स करें, कोर्स करके अच्छे तरीके से लीगल वीज़ा वो बाहर जाएँ। तो मेरा ये मकसद था कि ब्यूरोक्रेसी के एंड पे यहाँ और बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि हमने फालतू बजट दे दिया हुआ है और रख दिया, मुख्तस कर दिया। वही बजट तालीम की मद में जाना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि जो तालीम को बजट दिया गया इस दफ़ा तो वो कम है? बहुत कम है, आटे में नमक है। हमारा देखिए हमेशा कौमें तरक्की करती हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ से। ये जो यूथ है, ये जो बच्चे हैं, यही कल को पाकिस्तान का फ्यूचर बनेंगे। इनकी बेहतर एजुकेशन की तरफ हम तवज्जो देंगे। मैंने हमेशा इधर फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की है कि जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेटाइज़ करना कभी भी किसी चीज़ को उस मसले का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। के इलेक्ट्रिक की मिसाल हमारे पास मौजूद थी। क्या सारे जानते हैं के इलेक्ट्रिक प्रॉफ़िट में चल रहा है? आप
प्राइवेटाइज करके इदारों को तबाह कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा एक मैकेनिज्म होता है जो रूल्स और प्रोसीजर के ताबे होता है, उस तरह से सारा कुछ चलता है। तालीम के निज़ाम को भी मैं उन लोगों को जानता हूँ जो टाटो में, एक एग्जांपल है मुजाहिद बाजवा, मैं नाम भी लेता हूँ, ठीक। वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में हैं। वो जब उनकी पोजीशन आई तो वो लाभ लगा रहे थे अपनी खेतों के अंदर, ठीक। मतलब जब उन्हें उस टाइम पुराना दौर था मीडिया वाला। बड़े ऐसे लोग हैं जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के और आज बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे बैठे हुए हैं। ये हल नहीं होता कि आप प्राइवेटाइज कर दो। हाँ, कंपैटिबल एजुकेशन है वो लाजमी होनी चाहिए, मगर आपको आपको तालीम का जो निसाब है उसमें तब्दीली लाने की बड़ी ज़रूरत है। एथिक्स का सब्जेक्ट आप प्राइमरी एजुकेशन में कंपल्सरी करें। आप सेकेंडरी में तो चले बाद में, मतलब बच्चों की ज़हनों में पहले से इनकलकेट हम कर दें कि ये मॉरल डीड्स हैं, ये ह्यूमैनिटी है, ये इस्लाम, इस्लाम इज़ ऑल अबाउट मोरालिटी। मोरालिटी। हकूकुल इबाद के ऊपर जितना ज़ोर इस्लाम में दिया गया है, आप आप सोच भी नहीं सकते। और इस्लाम इस्लाम जितनी तौसीह हुई है, जितना इस्लाम फैला है, सारा अखलाकियात की बेस के ऊपर, अच्छे हुस्न सलूक के ऊपर, ब्रदरहुड के ऊपर फैला है। तो ये बच्चों को बताना ज़रूरी है ताकि आने वाले, एक सिविक्स का सब्जेक्ट होता था, जो हमसे बड़े होते थे उन्होंने पढ़ा होता था। जी। अब हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। दीनियात के अंदर भी अब हम क्या डाल रहे हैं, देखें, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। बहुत सख्त खिलाफ हूँ मैं, नाक़िद भी हूँ, और ये मैं पर्सनली कह रहा हूँ। ये मेरी अपनी राय है। मैं सियासत का तालिब इल्म भी हूँ, मैं कानून का तालिब इल्म भी कानून हूँ। का तलब। गैपको सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट देने वाली कंपनी है वापडा की, बिल्कुल। और गैपको को भी प्राइवेटाइज़ आप कर रहे हैं। आप पीआईए को प्राइवेटाइज़ करने का सोच रहे थे, आपसे लिया नहीं किसी ने, आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी। अब पीआईए आप कह रहे हैं प्रॉफ़िट दे रहा है। इसका मतलब है कि चीज़ें प्रॉफ़िट दे सकती हैं अगर आप सही तरीके से चलाएँ। बिल्कुल। आपने हेल्थ का सिस्टम, चले माइट बी के कंपैटिबल हो, बट इज़ दिस द सॉल्यूशन? आप अपने बीएचयूज़ की हालत तो जाके देखें। यहाँ पे पता है एक सबसे बड़ा मसला क्या है? जी सर। जो हमारे पास स्टैट्स, फैक्ट्स, फिगर्स आते हैं ना, वो यहाँ पे एसी वाले कमरों में बैठ के बनाए जाते हैं। इसका अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड में कोई नहीं जाता। आप जाके देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैं पर्टिकुलरली अपने शहर की नहीं बात कर रहा, हर डिस्ट्रिक्ट जो सैटेलाइट डिस्ट्रिक्ट है, आप बीएचयूज़ की हालत देखें जाके, आप परेशान हो जाएँगे। तालीमी इदारों की हालत देखें। एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंने बनाया था 2015 में, बड़ी कोशिश करके तगदुग करके लोगों को थोड़ी-सी टेक्निकल एजुकेशन दे सकें। जी, गुजरात और का सर। मैं मेरे गाँव में अच्छा। बना था वो, और उसके ऊपर मतलब मुझे शुरू से ही रेजिस्टेंस दी गई, कहीं इसको शिफ्ट करवाया जाए, कहीं और भेजा जाए। जो उस टाइम का एमपी था उसने प्रिंसिपल को कहा मेरे गाँव ले आओ, मैं ये कुछ देता हूँ। हम हाई कोर्ट गए, स्टे लिए, सारा कुछ हुआ, मगर फिर जब रिजीम चेंज हुई, उस स्कूल को ख़त्म कर दिया गया, और आप परेशान होंगे कि 2.5 करोड़ का सामान उस स्कूल से चोरी हो गया। उन्होंने एप्लीकेशन दी और कोई चोर नहीं पकड़ा गया। मतलब ये तो हम अपने तालीमी अदारों और आने वाली नस्लों को मैसेज दे रहे हैं। हम तालीम के जो बंदा खिलाफ होगा या तालीम के ऊपर जो सियासत करेगा, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो बड़ी ये दुखती रगें हैं, मतलब हम मतलब कुछ ना कहें तो अच्छा है, ये चुप ही रहे तो अच्छा है। फिर आप बोले में मजबूर कह रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएँ कि आपने अपने हलके के अंदर कौन से ऐसे मिसाली काम करवाए, जो आप बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? यार, ऑपोज़िशन में रह के हमेशा लोगों का एक माइंडसेट है कि यार ऑपोज़िशन वाला बंदा की कर सकता है। इसी तरह। तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो हमारी रूल बुक है ना, वहाँ पे कहीं भी ऑपोज़िशन और गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ। मेंबर सूबाई असेंबली का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है। तो जो मेंबर है ना, जो उसका एक डोमेन है, उसके अंदर कोई नहीं एंटर हो सकता। आपको सिर्फ़ तरीक़ाकार पता होना चाहिए। हमारे पास असेंबली के अंदर डिफरेंट फोरम्स हैं। लाइक क्वेश्चन और सेशन होता है हमारा। अ, हम तहरीक जमा करवा सकते हैं, दुआए कार रेज़ोल्यूशंस हम दे सकते हैं। तो मेरा ये होता है कि मैं क्वेश्चंस पुट कर देता हूँ। मेरे अल्लाह का शुक्र है, अभी भी कोई आई गेस मोर देन 100 मेरे क्वेश्चंस जो हैं अभी तक हो चुके हैं। अब उसके ऊपर हम बात और पॉइंट वो रेज़ करते हैं जो पब्लिक पल्स का होता है, जिसको किसी भी तरीके से कोई नेगेट नहीं कर सकता। तो वो जो मिनिस्टर होता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है, पार्लियामानी सेक्रेटरी, जो जवाब देते हैं, उनसे हमारी डिबेट जब होती है तो फिर वो एडमिट करते हैं कि यस, ये होना चाहिए, और फिर वो कमिट कर लेते हैं। अब जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कमिट कर लिया और मान लिया जाए, अब लोगों को नहीं पता, मेरे बाकी भाइयों को पता होना चाहिए कि हमारे पास एक एश्योरेंस मोशन की कमेटी है।
हम एश्योरेंस मोशंस मूव कर सकते हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहला बंदा हूँ जिसने 4 एश्योरेंस मोशन मूव भी किए हैं। बाकी अगर आप कामों की पर्टिकुलरली बात करें तो काम तो हर फील्ड में अलग है। मतलब एक एसएमएस है, जैसे बिजली घर नहीं होता है, इसका गैस का स्टोरिंग यूनिट है। हमारे पास नंदीपुर वाली पाइपलाइन हमारे गाँव से गुज़री थी, बिल्कुल। और गैस प्रेशर का बड़ा ज़्यादा इश्यू था। गैस विल बी द ग्रोइंग इश्यू ऑफ पाकिस्तान इन कमिंग ईयर्स, क्योंकि ये कुदरती गैस ख़त्म हो जानी है। ये नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट है। अब उसका हम अभी से नहीं ना सोच रहे, हमें सोचना चाहिए, हमें डोज़ियर बनाने चाहिए कि हर इलाके का एक अलग डोज़ियर हो। अगर एलपीजी भी आती है तो उधर रिस्टोर हो, उधर से लोगों को सप्लाई करें। ये ज़्यादा इस पे खपत पे ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। मैंने अपने गाँव से लेके जो आस-पास के तकरीबन सवा सौ देहात है, अब वहाँ पे वो एसएमएस यूनिट लग चुका है। गैस जो नंदीपुर पाइपलाइन में ऑलरेडी आ रही थी और अवेल भी नहीं कोई कर रहा था, हमने उसी से गैस सक करके उधर स्टोर करते हैं और आगे लोगों को सप्लाई करते हैं। फिर जो मेरा हल्का है उसमें जो बिजली का निज़ाम था, वो बड़ा बुसीदा था। मतलब 1970-75 वाला ही चल रहा था कि कभी भी बैठ जाता था वो लाइट गई। हाँ? तो हमने मिड स्पैनिंग और रिकंडक्टरिंग करवाई है, मतलब डिफरेंट फीडर्स की। फिर स्कूल रिफॉर्म्स की अगर बात करें, कुछ नए बनने हैं, कुछ अपग्रेडेशंस हैं, वो भी चल रही हैं। फिर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उसमें हमारे मेरे जो हलके को इंटरसेक्ट करते हैं ना, 2 बड़े रोड हैं। एक पसरूर रोड है, जो मोटरवे तक जाता है, और एक हमारा फिरोज़ वाला मंडियाला रोड है, ये बॉर्डर तक जाता है। तो इन दोनों की हालत ऐसी थी जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, कुत्तियां रज़ाई पाड़ी होंदी है। मतलब सिर्फ तनकीद ही तनकीद थी, और लोग कहते थे यार कि दे रिप्रेजेंटेटिव ने अपने रोड नहीं। तो हमने पहले वो बनवाया था। फिर एक सियालकोट, कोई भी शहर होता है ना, उसका जो माथा होता है, वो जो कनेक्टेड रोड होता है ना किसी भी दूसरे शहर के साथ, वो होता है सियालकोट बाईपास टूवर्ड्स सियालकोट। वहाँ पे इतना गंद होता था कि 3-3 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। तो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं। असल में इश्यू ये था कि फैक्ट्रीज़ का जो सारा फ़ुज़ला है ना, वो पाइपलाइन्स के अंदर जाता था, ब्लॉकेज होती थी और पानी खड़ा हो जाता। पानी खड़ा होने के बाद रोड टूट जाता था। तो उसका एक टेम्परेरी सा हल तो निकाला हुआ है, रोड बनवा के उसको पीसीसी करवा दिया हुआ। मगर इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है, जो कि देखना चाहिए, वैसे मैं क्वेश्चन भी डाला हुआ है कि इसके साथ एक अलग से सीवरेज की पाइपलाइन हो, जो सिर्फ़ फैक्ट्रीज़ वाले जो फ़ुज़ले हैं ना, उसको लेके चले। इसका मेन पाइपलाइन के साथ कनेक्शन ख़त्म होना चाहिए। और भी बहुत सारे काम हैं जिन पे अभी भी कर रहे हैं, काम चल रहा है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ज़िक्र करें तो उसके एक सीनियर रहनुमा जो कि सीएम केपी के भी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, उन पे आए दिन इल्ज़ामात लगते रहते हैं। क्या आप ये समझते हैं, क्या ये कानूनी कार्रवाई है या सियासी इंतकाम? बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट्स, अगर आपका कोई भी पेंडेंसी है कोर्ट के अंदर, आप नहीं जाओगे तो कोर्ट 3 पेशियों के बाद पहले आपके बेलेबल वारंट्स निकालेगी और फिर आपके नॉन बेलेबल वारंट्स निकालेगी। ये तो कोर्ट की प्रोसीडिंग को करने के लिए होता है। तो आप ये समझते हैं ये कानूनी मगर कार्रवाई? मगर सीएम को कई जगह पे इम्यूनिटी भी होती है। तो जब बिल्कुल आपको मतलब आपके वो बीइंग सीएम उस चीज़ को रद्द कर दिया जाए, तो फिर बार-बार वारंट निकालना भी तो एक अच्छी चीज़ नहीं है। ये तो आप लीगल सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान है अगेन। आप पहली दफ़ा रुकने पंजाब असम्बली बने। आपने पंजाब असम्बली में आकर क्या फ़ील किया? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सीखी? और क्या आपको लगता है कि ये वाक़ई अवामी खिदमत का मरकज़ है या फिर आपको मायूसी हुई? सीखी जो चीज़ है वो मैं आपको ऑन एयर नहीं बता सकता। ठीक स वो कोई अच्छी चीज़ नहीं, मैंने मतलब एक पर्टिकुलरली जो मेरे माइंड में है, फिर भी तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा कोड वर्ड के अंदर बता दें आप। बस यार मतलब लाइफ इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे इंसान कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कंपटीशन होता है, अपने आप के साथ आपका मुकाबला होता है। परफॉर्मेंस जो है ना, वो अपने आप के साथ ही आपकी हर टाइम रहती है। बहुत कुछ पॉजिटिव भी सीखा है, हमारे सीनियर्स हैं, बड़े सीज़न्ड पॉलिटिशियंस इधर बैठे हुए हैं, उनसे हम गाए-बगाए चीज़ें सीखते रह के हैं। और मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब का बड़ा कलीदी रोल है इस चीज़ के अंदर, कि स्पीकर साहब ने जिस तरह से ही ऑलवेज़ स्पीक ऑफ हिज़ माइंड, तो उन्होंने जिस तरह से अपॉर्च्युनिटी दी है यंगस्टर्स को, और वो छोटी-छोटी चीज़ को पिक करके उस पे फिर इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक ही इज़ डूइंग द बेस्ट इन हिज़ ओन तो वे। आप स्पीकर पंजाब असम्बली को खराज तहसीन पेश करना हाँ चाहें। जी, मैं बहुत सारी चीज़ों पे बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, हाउस। बीइंग अ मेंबर टू द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मैं वाक़ई उनको प्रेज़ करता हूँ मैं। और उनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, उनके आर्गुमेंट्स बड़े अच्छे हैं। और समटाइम्स तो
वो आर्गुमेंट्स में ही ऐसा घुमा देते हैं कि अगला बंदा बेचारा मुतमिन हो जाता है, हालांकि उस बंदे के पास बड़े आगे से काउंटर आर्गुमेंट्स होते हैं। अगर वो इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं, अगला कहता है ठीक है यार स्पीकर साहब सही आंदे रहे पे। आप एमपीए भी हैं और इसके अलावा आपके पास कानून की डिग्री भी है, तो आप ये बताएं कि आपने असेंबली में अभी तक कौन से बिल पर काम किया? यार बिल हम 3-4 पे काम कर रहे हैं। बिल्स आर नॉट इजी इन द असेंबली, और बीइंग एट द ऑपोजिशन साइड आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारी हर बिल के ऊपर ना एक सुजेशन होती है। बीइंग पार्टी हमारी एक लेजिस्लेटिव कमेटी भी बनी हुई है, और बड़ी अच्छी सुजेशंस होती हैं तकरीबन हर बिल के ऊपर। कोई एक आधा रह भी जाता होगा। वो तो साथ साथ रिफॉर्म्स वाला काम चल रहा है कि हम अपना इनपुट लाजमी देते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के मेंबर कमेटी के अंदर भी एग्री करते हैं कि यस ये प्लॉजिबल चीज़ें हैं, इनको होना चाहिए, मगर वो अल्टीमेटली होती नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मेंबरान और कमेटी के चेयरमैन्स जो है ना, उनको इतना पावरफुल होना चाहिए कि उनको भी अपने दिमाग की बात करनी चाहिए। जो उनको ठीक लगता है उसको इम्प्लीमेंट करे, जो गलत है उस चीज़ को अंदर से हज़फ करके अमेंडमेंट्स लेके आएं। जैसे लोकल गवर्नमेंट में हो रहा है, कोई ना कोई नई चीज़ रोज़ आ रही है। ऐसे हर कमेटी, जैसे होम कमेटी है, कोई भी कमेटी, हम कोई नेम इट एनीथिंग, तो उनको चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेसी लेके सारा कुछ आ जाती है एज इट इज़ उसको इम्प्लीमेंट ना कर दें। वी आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। हमें लोगों की पल्स पता है, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा बैगरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मतलब जो बैगरी इंडस्ट्री है ना, वो बहुत बड़ी है पाकिस्तान में। और आपको पता है कि इंटरनेशनली भी हमें डीफेम किया गया, कुछ मुल्कों ने वीज़े बंद कर दिए। उसकी बड़ी रीज़न बैगरी थी। तो उस वो जो बैगरी एक्ट है ना, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स या कोई कंपैटिबल एक्ट नए की ज़रूरत है। तो वो जब प्राइवेट मेंबर्स डे यहाँ तो आता ही नहीं है, और यहाँ आता है तो हालात ऐसे होते हैं कि फिर हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। वो हो गया, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, वाटर स्कार्सिटी के हवाले से, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हमेशा ज़िम्मेदारों की जैसे बात करता हूँ। 2004 से नए बोगों के ऊपर बैन है। हज़ारों नहीं लाखों एकड़ अराज़ी है जो बैरन हो चुकी है, उनको पानी मिलता ही नहीं है, मगर वो टैक्स पानी वाली ज़मीन का दे रहे हैं। मतलब इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो हमारी कंट्रीब्यूशन है नेशनल जीडीपी में एग्रीकल्चर की, वो दिन ब दिन नीचे क्यों आ रही है? रीढ़ की हड्डी तो हम खुद तोड़ देंगे, कौन काश्त करेगा गंदम? लोगों की गंदम अब सड़ रही है, गल रही है, अब क्या करें? अब उनको रोएं जिन्होंने बाहर से गंदम मंगवाई थी। मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा है? 100 अरब कहाँ गया? मतलब 1 रुपया नहीं किसान को मिला, और रो रहे हैं लोग यार। और अब अल्लाह करे अब चावल की कुछ बेहतरी हो जाए, नहीं तो मतलब लोग ज़मीन बेच रहे हैं, बेचारों की ज़मीनें नहीं बिक रही यार। ज़िम्मेदारी का ये हाल हो गया है। तो कोई अगर ऐसी चीज़ है जो आपको इतना बूस्ट देती है, आपने टूरिज़्म तबाह की हुई है। आप टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा जीडीपी, रिलीजियस टूरिज़्म से बहुत, भाई आइडियाज़ नहीं है हमसे ले लें, काम तो करें, कुछ तो करें, मतलब कुछ बेहतरी करें ताकि आने वाली नस्लें याद रखें। आप अब देखो ना, 39 से 24 पे आ गए हो आप, कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी की है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गई है। प्लीज़ खुदारा रहम खाएम किसानों के ऊपर भी, पंजाब के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी। अच्छा पुੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਓ। ਚਿੜੇ ਜਾਂ ਬਟੇਰੇ? ਚਿੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਚਿੜੇ, ਠੀਕ। ਸਾਦੇ ਚਿੜੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਚਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਗੁਜਰਾਲ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ। किसी ने पूछा हाल अहवाल कैसे हैं, कैसी गुजरी है, तो मैंने कहा ज़िंदगी में गम गम में मज़े और मज़े में हम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। अब हम अपने एपिसोड के अख्ताम की तरफ जाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।